तो गुड आफ्टरनून। तो हम चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन कैसे होगा, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे, वो रिवीजन है अपना। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे वो वन वर्ड बता दीजिएगा। आप क्रेडिट में सेल करते हो गुड्स को, और वो सामने वाले डेटर ने पैसा नहीं दिया और वो मना कर रहा है पैसे देने को, तो आप अपने बुक्स में उसको क्या रिकॉर्ड करते हो? बैड डेट। उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट, जो आप कंपनी को लोन देते हो, कंपनी आपको एक इंस्ट्रूमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने कंपनी को इतना लोन दिया हुआ है। बॉन्ड और डिबेंचर डिपेंडिंग क्या होता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट नहीं मिलता? मिलता है। क्या वो सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है? बोथ, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ शेयर्स में बाद में? उसको हम क्या बोलते हैं? उस डिबेंचर को क्या बोलते हैं जो कन्वर्ट किया जा सकता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सिंस पर्टिकुलर डिबेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। सिक्योरिटीज मतलब जनरली और कोई दूसरा हुआ, एक ऐसा लेवल जहां पे मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट। आप ऐसे क्या देख रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हाँ, जहां ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। एक ऐसा मार्केट में सिचुएशन, आप जब एक एनिमल के साथ रिफर करते हो, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जो बताता है कि मार्केट गिर रहा है, बियर, और मार्केट राइज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बुल। ठीक है। आप पूरे मार्केट मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स, आप अपना पोर्टफोलियो भी एग्जैक्टली सेंसेक्स जैसा बनाना चाहते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बास्केट। और आप जब उसको बाय या सेल करते हो, उसको हम बास्केट ट्रेडिंग बोलते हैं। आप अपना ट्रांजैक्शंस एक सेटलमेंट पीरियड से नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो विदाउट टेकिंग एनी डिलीवरी, बदला। मार्केट अगर 1% से चेंज हुआ, कुछ दिया हुआ है, कुछ इज इक्वल्स टू 5, मतलब मार्केट अगर 1% से चेंज हुआ, वो स्टॉक 5% से चेंज होगा। वो जो 5 है वो कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा। बिहेवियर क्या? बीटा। बीटा बोलते थे ना हमने, कल हमने डिस्कस किया ना। हाई बीटा स्टॉक, हमने रिलायंस का बीटा का देखा था क्या है। उसके बाद में कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं। कौन से? एसेट या लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में। हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कंपनी उसको कैपिटलाइज करना चाहती है, बोनस शेयर इशू करना चाहती है। मैंने खुद ही बोल दिया यार, मेरे को पूछा था क्या इशू करती है, मैंने खुद ही बोल दिया। वो कौन सा रिस्क है जो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से होता है, वो डेट लेने की वजह वाला रिस्क नहीं है? बिजनेस रिस्क। इससे ज्यादा और क्या? अच्छा, अब ऑप्शंस के बारे में आते हैं। आपको एक हक मिला है कि आप चाहे मार्केट में जो भी प्राइस हो, आप एक पर्टिकुलर प्राइस में बाय कर लोगे। कॉल। कॉल ऑप्शन, जो बताया गया आप इस प्राइस में बाय कर सकते हो, मार्केट में जो भी प्राइस चले, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आपको एक राइट मिला हुआ है कि आप सेल कर सकते हो, चाहे मार्केट में जो भी प्राइस हो, आप एक पर्टिकुलर प्राइस में सेल कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पुट ऑप्शन। ये सब आपको कॉल या पुट खरीदना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, पूरा शेयर का वैल्यू नहीं देते हो आप, सिर्फ कुछ देते हो अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है। ये सब तो यार एकदम सिंपल सिंपल सी चीज। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। क्या होता है वो? तो सिक्योर्ड होता है या अनसिक्योर्ड होता है? अनसिक्योर्ड। उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? मार्केट रेट या फिर मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है? सब प्राइम बोरिंग रेट चलता है। ठीक है। ये सब चीजें कुछ नहीं है। अच्छा, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो अपना वैल्यू डिटरमाइन करता है फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटीज या अंडरलाइंग एसेट से, डेरिवेटिव्स डिराइव करता है ना वो अपना वैल्यू, इसलिए उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। उसके बाद में आप अपने मान लीजिए जैसे कि ये गोल्ड में ट्रेड करते हैं, उनका गोल्ड का बिजनेस है, उन्होंने बहुत सारा गोल्ड बाय कर लिया, आज प्राइस 50,000 पर 10 ग्राम, वही तो चलता है 50,000 पर 10 ग्राम। अब वो अब वो क्या चीज से डर रहे होंगे कि प्राइस कम नहीं हो जाए, ज्यादा प्राइस में उनको बेचना है। तो
वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं, और इस टर्म को हम बोलते हैं हेज करना। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई कंपनी बताइए जिसने अभी रिसेंटली आईपीओ लाया? जोमैटो। क्या पॉपुलर है, पेटीएम का भी आ रहा है, आने वाला है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो, हाँ हाँ, फेस वैल्यू, उसके नाम में लिखा हुआ है प्राइस। कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ईपीएस। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। चलिए, आपके अगर बुक है तो पीई रेशियो के साइड में लिख दीजिए उसका फॉर्मूला क्या है, नहीं तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत कम बायर्स और सेलर्स हैं। थिन मार्केट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ एक साइड ही, मतलब या तो सिर्फ बायर्स अवेलेबल है या फिर सिर्फ सेलर्स अवेलेबल है, वन साइडेड मार्केट। अच्छा, आप मार्केट में अपने सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, आस्क और ऑफर प्राइस। जो खरीदने का प्राइस है उसको क्या बोलते हैं, बिड प्राइस। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जिसका मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपीज है, आपको वो बॉन्ड 90 में इशू कर दिया गया, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड में जब वो मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब आपको 100 रुपया दे दिया जाएगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ है? बुक को प्रेफर कर लो, जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ कूपन नहीं मिलता है, सिर्फ डिस्काउंट में इशू किया जाता है और आपको फाइनली वो फुल वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, फिर हम मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज हमने स्टार्ट किया, तो ये सब जो हमने डिस्कस किया वो स्टॉक या फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ज्यादा काम आते हैं, रिपीटेड है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, शायद कल वाले टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इससे। ठीक है, तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है, किसके साथ हम बेंचमार्क करते हैं, कौन कौन मतलब कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा होता है किसके साथ, बेस्ट इन द इंडस्ट्री से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है, एक ब्रांड का जो वैल्यू है, मतलब एक ब्रांड जो इंजॉय करता है, मान लीजिए 5 ब्रांड रखे हुए हैं, आप उससे एक पर्टिकुलर ब्रांड को सिलेक्ट करते हो, वो जो ब्रांड को ये प्रेफरेंस मिल रहा है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी पढ़ा था ना हमने, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। चलिए, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, B2B। एक बिजनेस कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करता है, B2C। जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, या फिर ये हो गया क्रोमा हो गया, बिग बाजार हो गया, ये सब B2C होता है। B2B हो गया जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, उसको हम B2B बोलते हैं। जैसे उड़ान हो गया, या फिर जियो मार्ट हो गया। जियो मार्ट एक बिजनेस, जियो मार्ट तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करता है ना। B2B का बात कर रहे हैं, एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को बेचता है। ठीक है, तो आज हम C से स्टार्ट करने वाले हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या आपको पता है आपने? हाँ हाँ, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सो दैट आप ज्यादा क्वांटिटी बाय करो। जैसे मान लीजिए आप 1 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 5 क्वांटिटी बाय करो, मैं आपको और 10% एक्स्ट्रा दे दूंगा, वो हुआ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जनरली दिया जाता है सो दैट आपको जल्दी कैश मिल जाए। तो मान लीजिए आपका डेटर से ड्यू था 30 डेज में, तो आपने बोला अगर आपने 15 दिन में दे दिया तो मैं आपको 1% CD दे दूंगा, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या चीज?
हाँ, कैश डिस्काउंट बिल में नहीं आता, बिल में ट्रेड डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट का आप रिकॉर्ड करते हो एंट्री अपने अकाउंटिंग बुक्स में। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में एंट्री होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो बिल से लेस होके आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि एक फर्म के पास कुछ ऐसा स्पेशल पावर्स है या फिर एक फर्म के पास ऐसा कुछ एक एडवांटेज है जो बाकी के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने भी रिसेंटली इतना सारा फंडिंग रेज किया था, तो रिलायंस के पास वो फंडिंग का एक स्पेशल पावर है, या उसके पास, या फिर वो एक ब्रांड वैल्यू एंजॉय कर रहा है, तो उसके पास ऐसा कुछ स्पेशल पावर है जो उसको बाकियों से अलग करता है, प्लस मार्केट में उसका एक पोजीशन स्ट्रेंथन करता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या हुआ? आपको कंपटीशन से कुछ उठने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको एडवांटेज मिल रहा है ओवर कंपटीशन, तो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल है, या तो मार्केटिंग पावर आपके पास बहुत स्ट्रांग है, या आपके पास फंड्स बहुत अवेलेबल है, या फिर आपके पास बहुत बड़ा लीगेसी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके पास काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपके पास स्पेशल है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव पोजीशन मतलब एक ऐसा फर्म जो ये पोजीशन को एंजॉय करता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिलायंस आप कभी रिसेंटली देख रहे हो, बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर करे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर वाइड वो इन्वेस्टमेंट करे ही जा रहे हैं, उनको बाय करे ही जा रहे हैं। कुछ के साथ उसका सिनर्जी मिल रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए रिलायंस ने अक्वायर किया जस्ट डायल, तो रिलायंस टैप करना चाहते थे रिटेल मार्केट में, रिटेल किराना स्टोर के साथ टाई अप करना चाहते थे, इसलिए उसने जस्ट डायल को अक्वायर किया, क्योंकि जस्ट डायल के पास ये डेटा था। लेकिन उसने और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे हैमलीज हो गया, हैमलीज हो सकता है कि रिटेल वाले साइड से, लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहे। रिलायंस का जिस सेक्टर में उसका ऑपरेशन है, हैमलीज थोड़ा हटके। तो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है जब आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिससे हो सकता है कि वो आपके बिजनेस के साथ सिनर्जी दे, या फिर आपके बिजनेस के साथ सिनर्जी कुछ नहीं मिले। सिनर्जी मतलब मान लीजिए आपने, हाँ, आपके बिजनेस जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसमें और ज्यादा बढ़ावा आ जाएगा। जैसे रिलायंस रिटेल या फिर जो जियो मार्ट है, अब उसके पास अगर जस्ट डायल वाले से डेटा आ गया, तब वो और ज्यादा रीच आउट कर पाएगा, तो दोनों का वैल्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे, ज्यादा सेल वैल्यू हो जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन आपको हैमलीज के साथ क्या डेटा लेगा, क्या चीज कलेक्ट करेगा, तो उसके पास ऐसा कुछ सिनर्जी नहीं है। ये होता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, बस खरीदे जा रहे हो, आप श्योर नहीं हो कि आपको उससे सिनर्जी मिलेगा या सिनर्जी नहीं मिलेगा, बस आप खरीदे जा रहे हो। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब जब 2-3 फर्म्स एक साथ मिलते हैं और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। ठीक है, जैसे HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस, HDFC और अर्गो मिले हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मारुति सुजुकी, मारुति एक अलग कंपनी है, सुजुकी एक अलग कंपनी है, वो दोनों मिले हैं और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर मार्केट्स, वो मार्केट्स जहां पे लोग डायरेक्टली एंड यूजर खरीदते हैं। आपको कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस पता है? कस्टमर और कंज्यूमर, एकदम करेक्ट। तो कंज्यूमर मार्केट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो मार्केट है वहां पे जनरली ये रिटेल मार्केट्स होता है, जहां पे सेल होता है और जो खरीद रहा है वो एंड यूज करेगा या फिर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, वो होता है कंज्यूमर मार्केट्स। तो यहाँ पे एक बार कंज्यूमर मार्केट्स के साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिफर कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। तो आपको वो डिफरेंस पता है या मैं लिखाऊं? पता है, तो आप वहां पे लिख लीजिए रेफर कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर, फिर वो ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद में साइड में लिखिए जनरली रिटेल मार्केट। जनरली रिटेल मार्केट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर। आपने अभी तक कोई किसी कंपनी में काम नहीं किया तो नहीं, तो हर एक कंपनी का विजन अलग होता है, मिशन अलग होता है, सबके यहाँ काम जैसा होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है?
तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से होता है। इसका मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर का? जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर कोई टेक्सटाइल का, मान लीजिए टी शर्ट का शॉप, कोई दो पर्टिकुलर शॉप बताइए। जैसे एक मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड्स है और एक कोई ऐसे ही बताइए आउटलेट, कोलकाता बाजार, चलिए कोलकाता बाजार और एक रिलायंस रिटेल, रिलायंस ट्रेंड्स। आप दोनों में जाके देखो, आपको बहुत डिफरेंस आएगा। उनका कलेक्शन में डिफरेंस आएगा, उनके कंज्यूमर्स कैसे ग्रीट करते हैं उसमें डिफरेंस आएगा, फिर वहां के लोग आपको, हाँ, प्राइस में डिफरेंस आएगा, वहां के लोग आपको ग्रीट कैसे करते हैं, उसके बाद में वो बिलिंग कैसे हो रहा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, सब में डिफरेंस आएगा। ऐसे ही अकॉर्डिंगली कंपनी जब काम करता है, वहां पे इतने सारे लोग काम करने वाले हैं, आप सेल करने वाले हो, आप परचेज करने वाले हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, तो आप काम कैसे करते हो ये कॉर्पोरेट कल्चर डिफाइन करता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिजनेस है जहां पे वो कंज्यूमर्स पे भी इक्वल फोकस देते हैं और एम्प्लॉइज पे भी इक्वल फोकस देते हैं। वहां पे आपको दिखेगा कि एम्प्लॉइज बहुत ओवरजॉयड होंगे, काम कर रहे होंगे, कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए बहुत मतलब ईगर होंगे, कंज्यूमर्स को पहले हेल्प करें, वो सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और एक साइड होगा जहां पे उनको कुछ मतलब ही नहीं है कंज्यूमर से, एम्प्लॉइज अपना मन मर्जी चला के, जैसे एसबीआई बैंक देख लो ना, ठीक है, एसबीआई बैंक का कॉर्पोरेट कल्चर कंपेयर कर लो और अब प्राइवेट बैंक में चले जाओ, वहां का कॉर्पोरेट कल्चर कंपेयर कर लो, ठीक। वो बस एक रिफ्लेक्शन, ऐसा वो सिर्फ वो मतलब नहीं है कि कॉर्पोरेट कल्चर सिर्फ वो है, बस ये आपको बताने के लिए कि कॉर्पोरेट कल्चर हर कंपनी में अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी क्या बिलीव कर रहा है, कंपनी के जो मैनेजमेंट में, मतलब जो टॉप पोजीशन में, वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली लोग कैसे ऑपरेट करते हैं उस पूरे होल बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। फिर नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग। एक वर्ड होता है क्रॉस सेलिंग और एक वर्ड होता है अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग हो गया, मान लीजिए कि आप कार लेने जाते हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स देते हैं कि सर आप ये कार ले लो, साथ में आपको स्पीकर्स भी दे दूंगा मैं। उसके बाद आपको वो जो आता नहीं है गार्ड वगैरह, कवर वो, फिर वो मैट वगैरह, फिर बोलता है कि लेदर का सीट कवर दे दूंगा। हाँ, ये सब क्रॉस सेलिंग हो गया। मतलब आप एक मेन आइटम बाय करते हो, उसके साथ वो आपको एक्स्ट्रा आइटम्स प्रोवाइड करते रहते हैं। अप सेलिंग क्या होता है? जनरली ऐसे होता है जैसे बाईजूस वगैरह में आपको वो जो आपका फ्री डेमो क्लास होता है, ठीक है, आपको वो एनरोल कराते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि आप 1 महीने का ट्रायल लेके देखो, ऐसे करके आपको एक बार एनरोल करा लेते हैं। तो उसके बाद में आपको अपसेल करने का कोशिश करते हैं, मतलब और एक प्रीमियम प्रोडक्ट पकड़ाने का कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको पकड़ाने का कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। हाँ 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 हाँ, पहले उसने प्रीमियम, हाँ, उसको प्रीमियम मॉडल बना दिया कि आप फ्री में ले लो। उसके बाद में आप जब फ्री में लेते हो, वो आपको अपसेल करने का कोशिश करता है कि यार आप प्रीमियम वाला ले लो। फिर नेक्स्ट कस्टमर डिमांड। तो हमने डिमांड पढ़ा था कि 3 चीज होने से डिमांड होता है, याद है आपको इकोनॉमिक्स में? डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, मीन्स टू परचेज होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज होता है तब जाके हम बोलते हैं डिमांड है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कस्टमर डिमांड के साइड में वो तीनों चीज लिख लो, लिख लो ना, लिख लो लिख लो। ऐसे बुक खाली खाली रहेगा तो लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं, कस्टमर लॉयल्टी। आप अच्छा चलो यार, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जनरली वो सिगरेट्स का ब्रांड वगैरह। वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक स्मोकर है, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करता है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही हमेशा प्रेफर करता है। अनलेस वो नहीं अवेलेबल है तो वो अपने सेकंड ऑप्शन तक जाता है, नहीं तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस उसका एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है। ये होता है कस्टमर लॉयल्टी। जैसे अमूल के प्रति कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं अमूल के, आप और कोई दूसरा ब्रांड ला भी दे, आप सिर्फ अमूल का ही खरीदोगे। हाँ, आइसक्रीम वैसे। तो ये सारा चीज हो गया कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ लॉयल हो, इसको हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। कि आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस दिया जाएगा, आप वही ब्रांड को सिलेक्ट करोगे, इसको हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। और कितने बार आप सप्लायर के लिए लॉयल होते हो कि अगर वही सप्लायर से मैं खरीदूंगा, उसको हम बोलते हैं सप्लायर्स लॉयल्टी।
फिर नेक्स्ट कस्टमर नीड, एक कस्टमर को क्या चाहिए सो दैट वो अपना सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सके या अपना वांट्स पूरा कर सके, उसको हम बोलते हैं कस्टमर नीड। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब कस्टमर उसको कंज्यूम करेगा तो उससे उसको एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर वांट्स, कस्टमर को क्या चाहिए अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कस्टमर वांट्स। फिर डिफरेंशिएशन, आपने देखा है आप कभी रिलायंस वो गए हो, रिलायंस फ्रेश वगैरह रेगुलरली गए जाते हैं, आप वो टूथपेस्ट वाले सेक्शन में गए हो, टूथपेस्ट वाले सेक्शन आप देखना हर एक ब्रांड अपने आप को अलग अलग सेग्रीगेट करने का कोशिश करेगा, पैकेजिंग से डिफरेंशिएट कर रहा होगा, या फिर वो जैसे कोलगेट का वो एकदम ब्लैक डब्बा, वैसा और कोई किसी का डब्बा नहीं है, चारकोल ब्लैक वाला, ठीक है। सेंसोडाइन पूरा एकदम वाइट, क्लोजअप पूरा रेड, ये सब अपने आप। पेप्सोडेंट एकदम ब्लू आपको दिखेगा, डाबर वाला में वो जड़ी बूटी वो सब का फोटो आगे घूम रहा होगा, पतंजलि में वो बाबा रामदेव जी अपना फोटो चिपका देते हैं। तो ये सब में डिफरेंस क्या है, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करा रहे हैं कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग हूँ। पैकेजिंग से डिफरेंशिएट कराते हैं, प्रोडक्ट के कंटेंट से डिफरेंशिएट कराते हैं। आपको पता है, अब मैं आपको बोलूंगा कि देख यार मेरा सेंसिटिविटी हो गया, आप कौन सा टूथपेस्ट सजेस्ट करोगे, सेंसोडाइन, आपके मन में और कोई दूसरा नाम आएगा ही नहीं। या फिर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरा टीथ यार येलोइश हो गया, मुझे व्हाइट कोलगेट, वो फिर चारकोल वाला आप बोलोगे ये वाला ले लो। फिर अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि यार वो ब्रेथ फ्रेश नहीं आ रहा है, हाँ ये मैक्स फ्रेश, या फिर आप बोलोगे ये क्लोजअप ले लो, हाँ। तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप को डिफरेंशिएट करा रहा है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर जैसा हूं ही नहीं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हमने चैप्टर 4 में, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ, हाँ क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। हमने क्या कंप्लीट किया, डिफरेंशिएशन। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, जब कंज्यूमर्स डायरेक्टली रीच आउट होते हैं कस्टमर्स तक, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे आप पहले होता था, अभी तो नहीं होता है, पहले वो पोस्टल में आते थे, वो पूरा लेटर्स आता था, पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग बना के भेज देते थे, वो हो गया। अब इंस्टा फेसबुक एड्स डायरेक्टली आपके पास आता है, ये सब हो गए डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ फ्री सैंपल्स भी भेज देते थे सो दैट वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक रीच करें। अब एक पूरा एक नया मार्केट एग्जिस्ट करने लग गया, D2C मार्केट। आपने मामा अर्थ के बारे में सुना हुआ है, शुगर कॉस्मेटिक्स के बारे में सुना हुआ है, शुगर कॉस्मेटिक्स, हाँ मामा अर्थ आपने सुना हुआ है ना, ये D2C ब्रांड्स, वो डायरेक्टली आपके कंज्यूमर तक रीच कर रहे हैं, मतलब वहां से वो सप्लायर से कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली आपके पास आता है, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, है ना। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब प्रोडक्ट जब बनता है वहां से लेके एंड यूजर तक कैसे पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होता है, पहले मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद में होलसेलर होता है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं ऐसे, मतलब होलसेलर वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होलसेलर होता है, फिर वो अपने एक डिस्ट्रिक्ट वाले को करता है, तो इसके अंदर और बहुत बने होते हैं। फिर रिटेलर्स के पास आता है और फाइनली कंज्यूमर्स के पास आता है, ठीक। ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लो, हाँ मैन्युफैक्चरर से लो और वो कंज्यूमर्स तक रीच आउट कर दो, ये होता है D2C ब्रांड्स, जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लेते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरमीडिएरी का बस काम करते हैं, जैसे मामाअर्थ वगैरह वो इंटरमीडिएरी का काम करते हैं और अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। बेवकूफ वो D2C ब्रांड है, आपको शॉप वगैरह मिलेगा नहीं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक रीच आउट करते हैं, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मुझे बताइएगा, जब ऐसे मतलब अभी Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब भी क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है या नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं फिट करते हैं, लेकिन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाँ तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, ऐसे वैसे ही अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स, फिर ई टेलर्स और डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक आता है।
चलिए फिर नेक्स्ट डाइवर्सिफाई। अपना ये जो ब्रांड है जो मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना स्पाइस अप, स्पाइस, तो पहले स्पाइस अप सिर्फ मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना दो। अभी आप देखो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, एक वो लीची वाला आता है और कितने सारे चीज आते हैं। ऐसे अकॉर्डिंगली बेवकूफ में पहले सिर्फ टी शर्ट्स मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। हाँ ये तो वो फ्रीबीज देते थे, टी शर्ट के साथ देते थे, तो आपने खरीदा होगा, लेकिन पहले ये टी शर्ट के साथ फ्री में आता था। हाँ कुछ एक पर्टिकुलर छोटा सा प्रोडक्ट फ्री देते थे। तो अब आप देखो उसके साथ उसके पास कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मतलब ब्रांड्स क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना, मतलब एक पर्टिकुलर चीज में या तो वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, उसके बाद में और नए प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली लॉन्च करते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। फिर ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बेवकूफ, मिंत्रा, बेवकूफ.com, ये सारे चीजें ई कॉमर्स आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूज करके आपको बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करते हैं। इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लो ई कॉमर्स के साइड में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हुआ, मान लीजिए आप पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते थे जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगता था ₹1,00,000, ठीक, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो लगना था वो लग ही रहा था ₹5। आप उस टाइम बना रहे थे 1,00,000 यूनिट्स। आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, आप 1,00,000 यूनिट्स बना रहे थे, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट लग रहा था 1,00,000 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था ₹5, ₹6, ₹6 है ना। आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा था ₹6। अब आपको वही फिक्स कॉस्ट, मतलब वही फिक्स फैसिलिटी में आप अब 2,00,000 यूनिट्स बना सकते हो, तो अब आपका एवरेज कॉस्ट क्या आएगा पर यूनिट? 5.55। पहले था ₹6, वो कम हो गया 5.5। ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब आप जैसे जैसे अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते हो, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने 5 फिक्स कर दिया, ये भी कम होता है। मान लीजिए कुछ डिस्काउंट वगैरह, जब आप बल्क में खरीदते हो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जब आप बल्क में लेबर्स को हायर करते हो, आप अपने बार्गेनिंग पावर रख सकते हो, वहां पे कम कर सकते हो। उसके बाद में आपके जो फिक्स फैसिलिटीज हैं, जब ज्यादा यूनिट से डिवाइड होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। ये सब हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब आप ज्यादा लेवल ऑफ यूनिट्स में ऑपरेट करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ इकोनॉमी मिलता है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने इकोनॉमिक्स में और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से और ज्यादा बढ़ जाते हो तो आपका कॉस्ट बढ़ने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब आप एक पर्टिकुलर लेवल तक जाके आपका कॉस्ट कम हो रहा है, उसके बाद में आप वापस करने लगते हो तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं उसको। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस ऑपरेट करता है तो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ एग्जांपल दीजिए, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है? डेमोग्राफिक, मतलब उस जहां पे वो ऑपरेट कर रहा है उसका डेमोग्राफी कैसा है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारा चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है। फिर नेक्स्ट अपना पॉपुलर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। एफएमसीजी को क्यों ऐसे बोलते हैं फास्ट मूविंग, क्या रीजन है वजह? इसका हाँ शेल्फ लाइफ बहुत फास्ट होता है। नीचे वो विशाल है, आपने देखा है उसका फूड सेक्शन अंदर, कभी जाने का मन लगे तो, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वहां पे आप देखोगे रेगुलरली स्टैक किया जाता है आइटम्स, तो बहुत जल्दी जल्दी वो सेल होता है। इसी रीजन की वजह से उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो बहुत फास्टली रोटेट करते हैं, मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी बाय भी करना पड़ेगा। हाँ, जो नेसेसरी आइटम्स है जनरली वही सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जाता है।
फिर नेक्स्ट फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्टिंग हमने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था कि हमें प्रोबेबल फ्यूचर क्या मिल सकती है, प्रोबेबल फ्यूचर डिमांड अपना फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। हाँ, फ्रेंचाइजी क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने वो एमबीए चाय वाले के बारे में सुना भाई? सुना हुआ आपने? चाय सुट्टा बार भी है, एमबीए चाय वाला। मान लीजिए अब आप भी चाहते हैं कि मैं यार बिजनेस कुछ करूं, आपने प्लान किया यार अपने को भी बिजनेस करना। आपने देखा कि यार चाय का बिजनेस धंधा मस्त है, लोग चाय दिन में पीते ही हैं और इंडिया में लोग पागल हैं चाय के लिए। आपने देखा मुझे भी यही धंधा करना है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन कौन से चाय बिकेगी, कहाँ पे क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, कैसे मार्केटिंग करना, आपको ये सब चीजें के बारे में पता नहीं। आप अभी वापस स्टार्ट करोगे, आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा, खर्चा, हाँ बहुत आपको लगेगा टाइम, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको टाइम लगेगा, फिर भी आप अनसर्टेनिटी रहेगी थोड़ी। तो आप क्या करते हो, ये इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपने बोला एक फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी मतलब आप इस एमबीए चाय वाले को बोलते हो, उसका नाम प्रफुल्ल है शायद, प्रफुल्ल बिल्लोरे ऐसे कुछ नाम है उसका, जो भी, आप उसको कॉल करते हो कि भाई देखो मैं उड़ीसा में एमबीए चाय वाले के नाम से एक ये रेस्टोरेंट या जो भी ओपन करना चाहते, कैफे ओपन करना चाहते। तो आपने उससे बात की, उसने बोला ठीक है, हाँ मेरी टीम जाएगी, आपके लिए सारा चीज सेटअप कर देगी, मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी, आपको बस इसको रन करना है, आप अपने फंड्स लगाओ और इसको रन कर दो, इसका डे टू डे ऑपरेशंस आपको मैनेज करने हैं, ठीक। आपके स्टाफ को भी उनकी टीम ट्रेनिंग देती है। ये सारा चीज होता है एक फ्रेंचाइजी मॉडल, इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। हाँ, डोमिनोज में वैसे आपको, हाँ हाँ, बस आपको डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है और आपको फंड्स लगाना होता है। जैसे उनका कुछ फ्रेंचाइजी फीस होता है, वो फ्रेंचाइजी फीस आपसे लेंगे और आपके लिए वो जगह मतलब कंस्ट्रक्शन करके देंगे। देखो आप चेक करना, डोमिनोज का लुक अलग होता है, पिज्जा हट का लुक अलग होता है, एमबीए चाहे उसका सबका एक एक पर्टिकुलर लुक डिफाइंड होता है। तो आपसे वो पैसा लेते हैं, वो पैसे से आपको वो कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, मतलब वो आपका प्लेस जो भी है बिजनेस प्लेस वो कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, आपको रॉ मटेरियल्स देते हैं जो बनाने के लिए चाहिए या फिर सप्लाई करने के लिए चाहिए। डोमिनोज में वो आपको मशीन्स वगैरह लेके देते हैं, तो उनका फ्रेंचाइजी फीस थोड़ा हाई होता है। क्या चीज? हाँ, लेबर्स को ट्रेन जरूर करते हैं। मान लीजिए आप बोलते हो कि नहीं नहीं मेरे पास लेबर्स हैं, तो वो उनको ट्रेन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड होता है कि कैसे सर्व करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, आप कैसे अपसेल कर सकते हो उनको, ये सारा चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। जैसे वाव मोमोज का भी आप देख लो, वाव मोमोज का भी है ना, वैसे ही होता है, उनको बताया गया, उनको उनका देखना वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, सब जगह आपको सेम इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, टेस्ट हर जगह सेम मिलेगा आपको, आप यहाँ पे खाओ, भुवनेश्वर में जाके खाओ और कहीं बाहर जाके खाओ, सब जगह सेम टेस्ट मिलेगा आपको। हाँ, सबका फ्रेंचाइजी फीस डिफरेंट होता है, अपने ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंगली फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं। हाँ, कब मैंने मना किया रिस्क नहीं रहता? कंपैरेटिवली आप खुद से स्टार्ट करते हो और फ्रेंचाइजी लेते हो तो फ्रेंचाइजी में रिस्क कम रहते हैं। फिर नेक्स्ट हम कहाँ पे थे? इनोवेटर्स। आपको पता है एप्पल ने जब आई पैड, सॉरी वो, नहीं 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 आईफोन भी नहीं, नहीं यार वो आईपॉड, आईपॉड बहुत पहले का बात, जब स्टीव जॉब्स थे तो उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया था, ठीक है। एक सेकंड यार। तो जब आईपॉड लॉन्च हुआ था तो उस टाइम उन्होंने टारगेट किया था, उन्होंने मतलब कंपेयर किया कि कौन ज्यादा हम हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। तो उन्होंने देखा कि जो बिजनेस पर्सन है वो जनरली बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, तो उनको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने प्लान किया जो यंग जनरेशन होते हैं, जो थोड़ा कूल दिखना चाहते हैं, जो शो ऑफ करना चाहते हैं, जो कॉलेज गोअर्स हैं, उन्होंने उनको टारगेट किया। इसी रीजन की वजह से आप देखना एप्पल क्या करता है, उस टाइम क्या होता था, जो वॉकमैन आता था ना उसमें जो ईयरफोन होता था ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक कलर का होता था।
उस टाइम एप्पल ने प्लान किया, अगर मैं चाहता हूँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये लोग शो ऑफ करें, ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, तो उन्होंने क्या किया, उसको एकदम प्योर वाइट कर दिया। ठीक है, वो लोग अगर ब्लैक में से, ब्लैक के बीच में से एक वाइट दिखेगा तो सब समझ जाएंगे इसके पास एप्पल है, और किसी के पास नहीं है, इसके पास एप्पल है। तो उन्होंने उस कलर को वाइट कर दिया, और इसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा उनका सेल का ग्रोथ हुआ था, जो इतना उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। इनिशियली ये जो लोगों ने अडॉप्ट किया, तो इनिशियली जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी आया या फिर कोई नया प्रोडक्ट आया, तो आप देखना जनरली जो टेस्ट करते हैं ना उस प्रोडक्ट को, वो या तो टीनेजर्स होते हैं या फिर यंग जनरेशन होते हैं, उनको बोलते हैं इनोवेटर्स। या फिर जो फर्स्ट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। तो बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया होगा, जिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होगा उसको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरनल मार्केटिंग। जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलता है कि देखो यार हमारे प्रोडक्ट आपको हम डिस्काउंट में दे देंगे, आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, खरीदो, और अपने फैमिलीज रिलेटिव्स को बताओ, इसको हम बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। जब कंपनी अपने ही अंदर मार्केटिंग करने की कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। तो ये बहुत बार होता है जब कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है अपने एम्प्लॉइज को चीपर रेट्स। ऐसा हर कंपनी करती है जनरली। वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते हैं, यूज, हाँ जो भी यूज करते हैं, इनोवेटर्स हैं जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जॉइंट वेंचर। जब दो या उससे ज्यादा फर्म्स मिलके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं जिससे दोनों को फायदा हो, या फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको फायदा हो, इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। बस। फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एक फर्म का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जैसे ओवर द पीरियड, या फिर वो फर्म ओवर द पीरियड क्या अचीव करने वाले हैं, उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है लॉन्ग टर्म में, उसका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनवायरमेंट के प्रति वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जैसे कौन से कंपनी के बारे में बात हो रहा था, एक सेकंड, रिलायंस। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद रिलायंस रिलायंस बात कर रहे थे कि वो मतलब ओवर द पीरियड कुछ भी कार्बन एमिशंस नहीं करेंगे। रिलायंस था आई बिलीव, जो भी टाटा था क्या, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा था, उन्होंने बोला कि हम हमारे एंड से 0 कार्बन एमिशंस होगा। उन्होंने टारगेट अपने को 2030 का शायद दिया हुआ है कि हमारे एंड से 0 कार्बन एमिशंस होगा। तो ये सब उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो ओवर द पीरियड वो बता रहे हैं कि हम 10-15 साल में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं और इसको अचीव करेंगे। फिर मार्केट डेवलपमेंट। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हो या फिर उसमें नए वेरिएंट्स डालते हो, इसको हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, सो दैट आपका मार्केट में स्टैंडिंग डेवलप होता रहे। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल आईफोन 12 लाया, फिर उसको थोड़ा चेंज करके आईफोन 13 बना दिया, फिर उसी का छोटा बना दिया आईफोन 12 मिनी, ये सब। ठीक है, ये मतलब कि हम अपने सेल्स को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें। फिर उसमें छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं, जैसे उसने पहले चार्जर हटा दिया, फिर ईयरफोन भी हटा दिया, फिर अब बोला सिर्फ एयरपॉड ही चलेंगे, कोई पिन ही नहीं है, ये सब। फिर नेक्स्ट मार्केट एंट्री। जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या एक नया वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में, उसको बोलते हैं मार्केट एंट्री, आप मार्केट में एंटर कर रहे हो। फिर मार्केट लीडर, वो प्रोडक्ट जो मार्केट को कंट्रोल कर रखा है उसको हम बोलते हैं मार्केट लीडर। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे हर्षद मेहता वाले में आप देखा होगा, वो कौन था जो शॉर्ट करते थे, जो मोटे से, हाँ मनु सेठ बोलते थे ना, तो उनको बोला जाता है मार्केट लीडर है। वैसे ही कोई अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूरे मार्केट को, हाँ वो बियर थे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर्षद मेहता बिग बुल था। तो वही ऐसे ही है मार्केट लीडर। अगर प्रोडक्ट्स के केस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो पूरे मार्केट को रूल करता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट लीडर। मार्केट पोजीशनिंग, जैसे अभी हमने बात किया कि एप्पल ने आईपॉड देखा कि हम किसको बेचें, उन्होंने सर्वे किया होगा कि अगर हाउस वाइफ्स को बेचते हैं तो वो लोग डिसीजन लेने के लिए अपने हस्बैंड्स के पास जाएंगे, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। फिर उन्होंने देखा कि बिजनेस पीपल को सेल करते हैं, लेकिन उनको ब्रांड चाहिए, सोफिस्टिकेटेड ब्रांड, लेकिन ये तो नया ब्रांड था, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे।
फिर उन्होंने नेक्स्ट देखा कि और किसको हम बेच सकते हैं, तब उन्होंने देखा कि कॉलेज गोअर्स को हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को किसके तरफ पोजीशन करवा रहे हैं। जैसे देखना कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोलो जिसका ऐड बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो हम देखते हैं सब, कोई एक पर्टिकुलर क्रेड, अब क्रेड पोजीशन किसकी तरफ कर रहे हैं? हाँ, वो तो अपने आप को बता रहे हैं कि हम क्रेडिट और कैशबैक देते हैं, वो टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, उनको सिर्फ वही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं, और किसी के लिए काम ही नहीं है, तो वो अपने आप को उस तरह से पोजीशन कर रहे हैं। तो यही हो गया अपने आप को मार्केट में पोजीशन करना, कि हम मतलब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखो तो आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ इन लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, एक और एक ब्रांड है पी सेफ करके, PEE सेफ, नहीं सुना हुआ आपने? ये फीमेल हाइजीन का ब्रांड है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है, तो उनका सिर्फ टारगेट ऑडियंस फीमेल ही है। ठीक है, तो वो अपने आप को इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं मार्केट में, कि जब भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर वो पर्टिकुलर ब्रांड को देखें तो जिनको चाहिए वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट रिसर्च, आप डेटा कलेक्ट करते हो, लोगों से जाके बात करते हो, या फिर और उनके सजेशंस लेते हो, या फिर कोई फॉर्म फिलअप्स करवाते हो, या फिर उनका परचेज डेटा को ट्रैक करते हो कि वो क्या खरीद रहे हैं। ये सब को आप जब कलेक्ट करते हो, इसको एनालाइज करते हो और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हो अपने बिजनेस के लिए, इसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे अभी हमने वही एप्पल वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने एप्पल के लिए बोला कि बिजनेस पीपल खरीद सकते थे, स्टूडेंट्स खरीद सकते थे, हाउसवाइफ्स खरीद सकते थे, तो आपने मार्केट को सेगमेंट कर दिया कि ये सब अलग अलग सेगमेंट है, ये सेगमेंट ए है, ये सेगमेंट बी है, ये सेगमेंट सी है। आपने अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करते हो। ये जो सेगमेंट बनाया आपने तीनों अलग अलग, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, मार्केट को सेगमेंट करना या फिर मार्केट को डिवाइड करना। ये सब बहुत कॉमन टर्म्स है, आप रिपीटेटिवली सुनते रहते हो। मार्केट शेयर मतलब मान लीजिए अगर मार्केट में 100 यूनिट बिक रहे हैं और आपके 20 यूनिट बिक रहे हैं, मतलब मान लीजिए टोटल आप प्रोडक्ट बनाते हो टी शर्ट, आप जो जिस क्वालिटी का टी शर्ट बनाते हो मार्केट में 100 यूनिट्स बिकता है टोटल एक दिन का, आप उसमें 20 यूनिट्स आपका बिकता है वो, तो हम बोल सकते हैं कि आप 20% मार्केट शेयर होल्ड कर रखे हो। ये होता है मार्केट शेयर, कि मार्केट में जो टोटल सेल हो रहा है उसमें से कितना परसेंट आपसे होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट शेयर। मार्केट टारगेटिंग, आपने मार्केट को सेगमेंट किया, वापस वही चीज रिपीट हो रहा है, आपने मार्केट को सेगमेंट किया, ये तीनों सेगमेंट्स हैं। आपने फिर देखा कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, कि स्टूडेंट्स को मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा, स्टूडेंट्स को सेल करूंगा। आपने जब टारगेट किया उसको हम बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमें टारगेट करना है। मार्केटिंग मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनके क्वेरीज को हैंडल करना और अपने प्रोडक्ट को सेल करना, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग तो बहुत बड़ा जनरल टर्म है। फिर मार्केटिंग मिक्स, 4 P's होते हैं, आप प्लीज वो अंडरलाइन कर लीजिए। 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपको अगर मार्केटिंग करना है तो आप ये चारों चीजों पे सोचते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मतलब उसमें क्या फीचर्स है, फिर उसका प्राइस क्या रखना है, मतलब बहुत हाई प्राइस करना है, बहुत कम प्राइस करना है, मीडियम प्राइस रखना है, फिर प्लेस, आप कहाँ कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, और प्रमोशन मतलब आप कहाँ कैसे उसको प्रमोट करने वाले हो, मतलब टीवी में ऐड चलाओगे या न्यूज़पेपर में ऐड डालोगे या फिर उसको कॉल करके लोगों को बोलोगे, इसको हम बोलते हैं प्रमोशन। फिर नेक्स्ट मार्केटिंग प्लान, आप कैसे मार्केट करने वाले हो उसका जब आप प्लान बनाते हो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। मास मार्केटिंग, जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बेचने का कोशिश करते हो उसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। अब देखो आपके पास मैसेज आया हुआ होगा, ये जो BSNL का रिचार्ज करने के लिए आपका जो भी सिम है आपके पास हमेशा मैसेज आया होगा रिचार्ज करने का, या फिर पैंटालून्स वगैरह का, ये सब का मैसेज कंटिन्यूस से आपके पास आता रहता है।
इसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग, मतलब वो एक साथ लार्ज ऑडियंस को रीच आउट करने का कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब रीच आउट करने का कोशिश करना, या तो आपके पास वो कॉल करके रीच आउट कर रहा है या आपको मैसेज भेज रहा है, वो सब मास मार्केटिंग हो गया, मतलब एक साथ सब लोगों को चला जाता है। फिर मर्जर, जब दो और मोर कंपनीज मिल जाते हैं, एक साथ बन जाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं मर्जर, बैंक मर्जर्स। फिर मिशन, मिशन हो गया जैसे आप एक, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या, कि आप लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करने वाले हो, उसको हम बोलते हैं मिशन। विजन, मिशन, उसके अंदर आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव। विजन मतलब आपको क्या चाहिए, मिशन मतलब आप उसको कैसे अचीव करने वाले हो, उसके बाद में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप उसको और, हाँ, और उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देते हो। फिर नेक्स्ट नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग मतलब आप पर्टिकुलर एक सेक्टर को ही टारगेट करते हो, आप हर जगह टारगेट नहीं कर रहे। जैसे जैसे सेंसोडाइन का भी आपने बात की, सेंसोडाइन सिर्फ जिसका सेंसिटिविटी है सिर्फ उनको टारगेट कर, उसको और मतलब ही नहीं, जो आप रेगुलरली यूज करो वो चाहता भी नहीं आप रेगुलरली यूज करो, वो इसीलिए बार बार सिर्फ सेंसिटिविटी वाला इशू रेज करेगा। इसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। नीश मतलब एक पर्टिकुलर जहां पे बहुत छोटे ग्रुप ऑफ लोग हैं लेकिन वो आपका ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए नीश मार्केटिंग में, और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेंसोडाइन फॉर फॉर पीपल विद सेंसिटिविटी टूथ, सेंसोडाइन फॉर पीपल विद सेंसिटिव टूथ। ये अपॉर्चुनिटी के साइड में, उसका नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, उसके साइड में लिख दीजिएगा स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस का जो अपॉर्चुनिटी है ना, वही अपॉर्चुनिटी है। ये मुझे बताइएगा इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? इंटरनल होता है ना, एक्सटर्नल होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, वो तो आप सीरी के बारे में बता दो, चलो मैं बता देता हूँ। अपॉर्चुनिटी मतलब कि मार्केट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसी क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है जिसका हम बेनिफिट उठा पाएंगे या फिर हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोलता हूँ कि सीएस का जो सैलरी है वो 100% से बढ़ गया, ये अपॉर्चुनिटी है ना आपके लिए। आप जब सीए बनोगे आपके पास भी चांस है आप अपना सैलरी बढ़ाने का या फिर आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे साइड, इसके साइड में स्टार मार्क कर लीजिएगा। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली आप डायरेक्टली एक एक कस्टमर तक, आपको वो कॉल्स आए हुए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, आए हुए क्या? ये तो भयंकर पर्सनल सेलिंग है। तो जब वो आपको डायरेक्टली कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए आता रहता है, बाईजूस वाले कॉल करते होंगे, वो मैथ्स अन अकेडमी वाले, बहुत सारी चीज वाले हैं जो वो डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं और वो सेल करने का कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इनमें इनका अटेम्प्ट ये रहता है कि आपको वो डायरेक्टली सेल करें और वो सेल को क्लोज करें जितना जल्दी हो सके। वो आपके लिए क्रिएट करते हैं कि यार अभी अभी खरीदो, आपको मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। आप जो बोलोगे वो आप उस टाइम हाँ बोल देगा आपको, जो भी आप बोलोगे, आप बोलोगे मुझे बंगलो साथ में चाहिए, वो हाँ बोलेगा, सब कुछ आपको हाँ बोल देगा ऑलरेडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जब आपको वो सेल करने का कोशिश करता है डायरेक्टली, वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है एक बंदा, हाँ, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है वो डायरेक्टली, प्लस उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वो सेल को जितना जल्दी क्लोज कर सके। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए ना, ओरल कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल, बस। फिर नेक्स्ट दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। अभी हमने मार्केटिंग मिक्स में देखा ना 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्राइस हमने देखा। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, दो पॉपुलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। एक है प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, एक सेकंड,
एक है प्री एम्प्टिव प्राइसिंग और एक है स्किमिंग प्राइसिंग। पतंजलि का जो सामान आता है वो मार्केट वाले जो कॉस्ट है आसपास उसके रहता है या उससे कम ही रहता है जनरली? आसपास या उससे कम रहता है, ज्यादा तो रेयरली ही रहता है। जो डेली यूज वाले सामान है बल्कि वो कम ही देते हैं। तो उन्होंने प्री एम्प्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो किया। प्री एम्प्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? आपको मान लीजिए कोई एक मार्केट में एंट्री लेने, आपको एक पर्टिकुलर मार्केट में एंट्री लेने, तो आप क्या करते हो? आपको पता है कि कस्टमर्स मेरे पास कब आएंगे? जब मैं प्राइस कम रखूंगा। ये जनरली उस प्रोडक्ट्स के होते हैं जहां पे लोग प्राइस कम देखने से ही आते हैं, जैसे डेली बेसिक नेसेसिटीज हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ये सब सामान जहां पे जनरली प्राइस कम रखोगे तभी कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तो प्री एम्प्टिव प्राइसिंग में क्या होता है? मार्केट में एंट्री लेने के लिए वो अपना प्राइसेस मिनिमम कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। फिर नेक्स्ट होता है स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग जनरली आप एप्पल में फॉलो करने को मिलता है। वो आपने देखा है दूध से वो कभी वो ऐसे करके या फिर वो हैंड ब्लेंडर चला के जो मलाई है वो होता है ना, घी निकालने के लिए वो पहले वो क्रीम सारा निकाल लेता है। यही होता है स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब स्किम द क्रीम, इसका नाम होता है स्किम द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। ये क्या करते हैं? जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, एकदम हाई प्राइस में लॉन्च करते हैं, एकदम भयंकर प्राइस में लॉन्च करते हैं, और उस टाइम उनको पता है जो हमारे ब्रांड से लॉयल है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वहां से सारा क्रीम निकाल लेते, सारा प्रॉफिट मार्जिन वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद में उनका सेल जब गिरने लग जाता है या सेल एक बार स्टैग्नेंट हो जाता है, वो क्या करते हैं? प्राइस कम कर देते हैं, और उनको पता है प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगा, तो वो प्राइस कम कर देते हैं। और एप्पल में तो ये पॉपुलर है। एप्पल क्या करता है? जब भी कोई नया पर्टिकुलर ब्रांड वो अपना नया मॉडल लॉन्च करते हैं, वो प्राइस पूरा चार्ज कर लेते हैं और वही कंटिन्यू करते हैं। जब उनका नया मॉडल आता है या फिर वो सेल्स स्टैग्नेंट हो जाता है, वो क्या करते हैं? इसका प्राइस गिरा देते हैं। जनरली देखना कि जब भी कोई नया मॉडल आएगा उसका पहले वाले मॉडल या फिर उससे पहले वाले मॉडल का प्राइस बहुत धड़ाम से गिर जाता है। जैसे अभी आईफोन 13 आया तो आईफोन 11 का, आईफोन 12 का प्राइस गिर गया होगा 100, हाँ तो भी गिर गया होगा जब लॉन्च प्राइस से बहुत ज्यादा गिर गया होगा। बस वही है स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। चलिए, तो आप प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग के साइड में एग्जांपल लिख लीजिए। पतंजलि, एग्जाम्पल पतंजलि। आ जाएगा समझ। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिखना है तो वो भी लिख लीजिए, और वो सेटिंग लो प्राइसेस को अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, चलिए उसके बाद में तो हमने प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग के साइड में आपने क्या लिखा? पतंजलि। उसके बाद में देखिए प्राइस स्किमिंग लिखा हुआ होगा, पी में होगा प्राइस स्किमिंग, उसके साइड में लिख दीजिए एप्पल। एप्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेयर अ न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूव प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑनटू अ मार्केट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। लेकिन अभी इनोवेशन सब बंद हो गया, सिर्फ कैमरा वाले को ऐड करे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स थे जब वो ऐड करते रहते थे, ये लोग तो यार कुछ भी नहीं, बस वही कैमरा को घुमाए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप उसके लिए क्या मॉनेटरी वैल्यू दे रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइस। फिर नेक्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा मैं बताऊं उससे पहले मुझे बताइएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट फॉर्म में हो सकता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? ओलिगोपोली में हो सकता है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? कहां पे हो सकता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, कहां पे हो सकता है? हमने पूरा पढ़ा हुआ है, मोनोपोली में होगा। मोनोपोली में वो अपने मार्केट को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक प्राइस एक पर्टिकुलर मार्केट में चार्ज कर सकता है और एक प्राइस दूसरे मार्केट में कर सकता है।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत कम हो सकता है, मोनोपोली में मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। हाँ वही, सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आप भी बताएंगे मुझे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? मान लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी है 2, चेंज होगा, ठीक है ठीक है। फिर प्राइस सेंसिटिविटी वही चीज है कि कस्टमर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा अगर वो प्राइस 1 रुपए से बढ़ा या 1% से बढ़ा। तो प्राइस स्कीमिंग हमने डिस्कस कर लिया। पब्लिसिटी, हाँ नहीं है, लेकिन वो अब ये वाला हमने देखा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अलग अलग डिग्रीज होता है। फर्स्ट डिग्री, ये किसने बताया था, किसने बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अलग अलग डिग्रीज होगा? क्या चीज का एडम स्मिथ आ गया यहाँ पे? नाम तो फिर आप उसमें सुन लोगे, एसीपी को ने बताया था। ठीक है, तो वहां पे, अब वहां पे आप बोलोगे कि ये तो यार कोल्ड ड्रिंक्स हर जगह अवेलेबल है, फिर क्यों? तो वहां पे आप देख लो, बाहर से वो कोल्ड ड्रिंक्स आने नहीं देता, आपको मना कर देता है, वो उसके लिए मोनोपोली है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है वही मोनोपोली है उनके लिए। ठीक है, पब्लिसिटी मतलब आपको न्यूज में बहुत बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आपका कंपनी का नाम न्यूज में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ पेमेंट नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा आनंद महिंद्रा बहुत रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं, कुछ भी अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है बोलता है हाँ हाँ यार ये आप मेरे पास आ जाना। हाँ, वो जो उसने बनाया था ये स्क्रैप से यूज करके, उसने आयरन मैन वाला वो बनाया था। हाँ, तो ऐसे जो इतने सारे चीज होते हैं, उनको उनकी कंपनी को पब्लिसिटी जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए वो पेमेंट करते हैं क्या कुछ? इसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में अंडरलाइन कर लीजिए, obtaining media coverage not paid for by the business। फिर नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन, मतलब आप अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हर पॉसिबल मीडियम में अपने आप को प्रमोट करते हो। आप इंस्टा फेसबुक वगैरह में एड्स रन करते हो, न्यूज़पेपर में एड्स रन करते हो, कॉल करवाते हो लोगों को, डोर टू डोर जाके सेल्स करवाते हो, ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। आप बैनर्स लगवाते हो, ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। फिर नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसको क्या क्या, उस गोल को डिवाइड करता है शॉर्ट टर्म में, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फिर एक टर्म है स्टेक होल्डर। मुझे आप बता सकते हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? इसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर, इसको उसको शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका शेयर भी तो है। क्या लाइन मार रहे हो, क्या लाइन मार रहा है यहाँ? तो स्टेक होल्डर वो है ही नहीं। स्टेक होल्डर, एक बार देख लीजिए बस, ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो स्टेक होल्डर है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो शेयर होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब जो सारे लोग बिजनेस की परफॉर्मेंस से अफेक्ट होने वाले हैं, या फिर जो सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, उन सबको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। और शेयर होल्डर्स मतलब जो इक्विटी शेयर्स ओन करते हैं, एम्प्लॉइज, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, जो आपके फिनेंशियर्स हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ इक्विटी शेयर्स ओन करते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। अब देखना, अच्छा मतलब आप इंटर में जाओगे या फिर आप कभी भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, वो बताते हैं हम सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं कर रहे, स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉइज, हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे जो डीलर्स हैं, सबके लिए हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए,
दैट हैज एन इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ फर्म्स ऑपरेशन, और फिर वहां पे लिखिएगा एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, financiers, shareholders, etc. are collectively known as stakeholders. देखिए, आप जब शेयर से फंड रेज करते हैं, आप अपने आपका ओनरशिप डाइल्यूट हो जाता है। मान लीजिए जैसे अभी आपका ही कंपनी, मान लीजिए एसजी आपका एसजी प्राइवेट लिमिटेड, आपने एक कंपनी खोल ली। आपके पास उस कंपनी के टोटल शेयर थे 10,000, आपके पास 5,200 शेयर थे, तो आपके पास कितना परसेंट ओनरशिप हुआ? 52% ओनरशिप हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट का 52% के आप हकदार। अब आपने बोला कि यार अपने को पैसा चाहिए, तो आपने बोला चल इक्विटी इशू करते हैं, हम लोन वगैरह नहीं लेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। मान लीजिए आपने और 10,000 शेयर इशू कर दिए, तो अब टोटल शेयर्स कितने हो गए? 20,000। आपके पास 5,200 ही है, क्योंकि आपने तो पैसा जो लगाया होगा उसने इक्विटी ले लिया होगा। अब आपके पास ओनरशिप कितना है? हो गया ना डाइल्यूशन। अब जो प्रॉफिट आएगा आप उसके सिर्फ 26% आपका होगा। मान लीजिए आपको कंपनी का डिसीजन लेना है, 52% जब आपके पास था, आप जो बोलते वही कंपनी में होता। अब 26 हो गया ना, तो जब तक 50 के लिए आपको और लोगों से पूछना पड़ेगा। इस रीजन की वजह से ये एकदम छोटा सा रीजन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करता है जब अमाउंट करोड़ में चला जाता है या फिर अमाउंट बहुत बड़ा होता है तब। हो गया, आपने लिख लिया। स्टेक होल्डर में आपने क्या लिखा? एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, फाइनेंशियर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेक होल्डर्स। फिर नेक्स्ट स्ट्रेंथ, उसके साइड में लिख दीजिए स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्वॉट लिख दीजिए। स्ट्रेंथ क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है? इंटरनल। आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि मेरे कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल स्किल्स है या फिर ऐसा क्या स्पेशल है जिसके वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए, या फिर मुझे स्ट्रेंथ है जो बाकी लोगों में अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केटिंग, ये वही वापस चीज रिपीट हो रहा है, तो इसको एक बार हम लीव कर दे रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हो और उनके लिए एड्स चलाते हो या फिर उनके लिए मार्केटिंग करते रहते हो। फिर नेक्स्ट टेली मार्केटिंग, आप जब टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग करते हो उसको हम बोलते हैं टेली मार्केटिंग। आप डायरेक्टली उनको कॉल करके रीच आउट करते हो, इसको हम बोलते हैं टेली मार्केटिंग। वहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा यूजिंग द टेलीफोन। फिर नेक्स्ट टेस्ट मार्केटिंग, ये ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है क्या, जो नाइकी के, आपको पता है नाइकी के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन क्या सब इंडिया में अवेलेबल होते हैं? क्या नहीं अवेलेबल होते हैं? ऐसा क्यों होता है? आप कभी इंस्टा से स्क्रॉल कर रहे होगे या फिर और कुछ देख रहे होगे ना, आपको नाइकी के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्नीकर्स दिखेंगे जो यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया था जो आप अपने फोन से लाइट कंट्रोल कर सकते हो, जो स्नीकर्स का ये होता है, लेकिन इंडिया में वो अवेलेबल नहीं। ऐसा क्यों? तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे जो छोटे मोटे मार्केट्स होते हैं ना, मान लीजिए न्यूजीलैंड हो गए, वहाँ पे वो पहले अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे लोगों का डिमांड क्या आ रहा है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। अगर यहाँ पे कुछ ब्लंडर हो गया तो कंपनी हो सकता है कि इतना बुरा स्टेट में आ जाए कि यहाँ पे वो उसका पूरा मार्केट ही बंद हो जाए, क्योंकि क्या पता कस्टमर क्या बात से गुस्सा हो जाए, या फिर क्या पता अगर हम उससे 50,000 रुपये ले रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट खराब निकले तो वो तो कोई लेगा ही नहीं, फिर सारे प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट आएगा हमारे। तो वो क्या करते हैं, पहले कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे मार्केट्स में टेस्ट करते हैं कि देखते हैं यार यहाँ के कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या है, उनको यूज करने के लिए देते हैं, उनका कुछ कंप्लेंट्स आएगा, वो सब चीजों को सॉर्ट करेंगे, क्या मार्केटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, पहले वो सारी चीजें वो लोग सॉर्ट करते हैं। तो ये सब जो चीज वो टेस्ट करते हैं ना, एक मार्केट में सेल करके वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। कि हम एक या तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम पहले टारगेट करते हैं, उनको उनके ऊपर वो प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर सारे स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हैं कि मार्केटिंग के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्या, वो सारी चीजें टेस्ट करते हैं और फिर हम बड़े मार्केट में जाके लॉन्च करते हैं। इसको हम बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। हाँ, गेमिंग में भी बहुत कॉमन है। हाँ, जो बीटा वर्जन आता है वो कुछ लिमिटेड लोगों को देते हैं कि आप टेस्ट करके बताओ।
तो आप दोनों एग्जाम्पल वहां पे लिख लीजिए टेस्ट मार्केटिंग में। एग्जाम्पल नाइकी टेस्टिंग इट्स प्रोडक्ट इन न्यूजीलैंड बिफोर लॉन्चिंग इन इंडिया। फिर और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए EA स्पोर्ट्स टेस्टिंग इट्स गेम, बहुत सारे में होता है। हाँ हाँ हाँ, तो बीटा वर्जन मतलब उसने कुछ नया फीचर लॉन्च किया होगा। हाँ भाई भाई बस, तो वही लिख लीजिए। नेक्स्ट EA स्पोर्ट्स लॉन्चिंग, आपने वो नाइकी वाला लिख लिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए EA स्पोर्ट्स लॉन्चिंग बीटा वर्जन फॉर यूजर्स टू टेस्ट इट्स गेम या फॉर टू टेस्ट इट्स प्रोडक्ट। हुआ। फिर थ्रेड्स, थ्रेड्स के साइड में लिख दीजिएगा स्वॉट। थ्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। फिर उसके नीचे से नीचे और एक वीकनेस, उसके साइड में भी लिख दीजिएगा स्वॉट। वीकनेस एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? इंटरनल होता है कि हमारे में क्या वीकनेस है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। इनहेरेंट मतलब हमारे अंदर क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या हमारा मार्केट सिचुएशन अफेक्ट हो रहा है या फिर जिस पे हमें काम करना है। फिर नेक्स्ट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब हमारे में ऐसा क्या यूएसपी है जो आप हमारे कॉम्पिटिटर्स में अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, इसको हम बोलते हैं यूएसपी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए सेंसोडाइन, उसका यूएसपी क्या है? सिर्फ सेंसिटिविटी के लिए काम आने वाले, ये उसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि हमारा ये डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल का यूएसपी क्या है? ब्रांड लोगो या ब्रांड नेम, वो उसका यूएसपी है, प्लस उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो उसका यूएसपी है। हाँ, वो उसका यूएसपी है जो उसको बताता है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बाकी लोगों से अलग है। रिसेंटली एप्पल ने एक एड लॉन्च किया था, जब फेसबुक का प्राइवेसी वाला इशू आया था ना, एप्पल ने एक एड लॉन्च किया था। आपने सुना था वो, मतलब कोई आदमी चल रहा है, वो अपना पासवर्ड चिल्ला चिल्ला के बस में बोल रहा था, ऐसे एक करके एक ऐड आया था, नहीं देखा हुआ आपने? एक सेकंड रुकिए, चलिए वो ऐड देख लेते हैं। वो उसका एप्पल का यूएसपी है, एप्पल ने ऐसे मार्केटिंग किया था। एक सेकंड, चलिए वो देखते हैं। एप्पल प्राइवेसी एड, वो अपने यूएसपी को हाईलाइट करेंगे, ये हमारा सेलिंग प्रपोजिशन है, ये बाकी लोगों में अवेलेबल नहीं है। तो ये एप्पल का यूएसपी है, इसको प्राइवेसी चाहिए होगा वो आईफोन खरीदेगा, ठीक है। ठीक है, उन्होंने अपना यूएसपी तो वो बना रखा है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो इसके साथ हमने आज कंप्लीट किया है मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। अपने को और एक क्लास लगेगा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को और कुछ बैलेंस अदर टर्मिनोलॉजी से जो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।